चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो गाइस विल बी कंटिन्यूइंग विद वेयर वी लेफ्ट ऑफ। हम लोगों ने लास्ट 25 क्वेश्चन तक कर लिए थे एंड टुडे विल बी स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 26 एंड हम कोशिश करेंगे हम आज क्वेश्चन नंबर 50 तक कर लें। 50 45 तक हम लोग करके हमारी इसकी रिकॉर्डिंग पूरी हो जाएगी। फॉर दोस्त ऑफ यू वंडरिंग ये रिकॉर्डिंग्स इस्तेमाल कहाँ होती है, ऑल द स्टूडेंट्स दैट जॉइन माई सेशन उनको ये सारी टॉपिकल मेरी वर्कशीट्स की रिकॉर्डिंग मिलती है, ठीक है, सो दे कैन एक्सेस इट एनी टाइम। First, starting with question number 26. A stone is projected vertically upwards from the ground at an initial speed of 15 meters per second. Air resistance is negligible. What is the maximum height reached by the stone? तो maximum height हमारे पास कितनी reach होगी guys? It's gonna be, देखिए हमारे पास u दिया हुआ है, ठीक है, उसके साथ हमें अपवर्ड्स ऊपर फेंका हुआ है, स्ट्रेट अवे अपवर्ड्स फेंका हुआ है। तो वी कैन गो विद एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू ओवर टी। पहले हम t फाइंड कर लेते हैं फॉर आवर ईज, ठीक है, हमारे लिए आसानी होगी। तो एक्सेलरेशन हमारे पास 9.81 होती है। फाइनल हमारे पास टॉप पे हमेशा जीरो होता है, -15/t। तो t का आंसर हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। आएगा वो नेगेटिव बट वो एब्सोल्यूट वैल्यू में हमेशा वो पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। तो t हमारे पास क्या हो जाएगा? कैन समवन टेल मी द आंसर? Because I do not use a calculator while solving these questions though. Time taken to reach the top. वरना we can also do use one other formula. V square is equal to U square plus 2S. इससे कर लेते हैं, चलें। इस फॉर्मूला की ज़रूरत ही नहीं है हमें। Let's just do it with this formula. हमारे लिए आसानी हो जाएगी। देखिए V हमारे पास ज़ीरो है टॉप पे, U हमारे पास 15 स्क्वायर प्लस 2 × 9.81 इंटू एस, ठीक है, -9.81 क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये इधर चला जाएगा, -2 to 5 -2 × 9.81 और ये हमारे पास एस है। इससे हमारे पास विल गेट आर आंसर विच इफ आई एम नॉट रॉन्ग बनना 11 चाहिए, समवेयर अराउंड 11 वुड बी आर आंसर, ठीक है। 11 मीटर ये ऊपर जाता है, ठीक है। अच्छा कैसे आप उस तरीके से भी कह सकते हैं, अगर आप टी फाइंड करें फिर आप एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर में पुट करते हैं, आंसर दोनों से सेम ही आता है। क्वेश्चन नंबर 27। द डायग्राम शोज टू पैराशूटिस्ट एक्स एंड वाई मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, दोनों नीचे आ रहे हैं, ठीक है। व्हाट स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द एक्सेलरेशन ऑफ वाई कंपेयर्ड विद द एक्सेलरेशन ऑफ एक्स? अच्छा एक चीज मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, आप लोग क्वेश्चन पहले पढ़ लिया करें फिर ऊपर ये पूरी कहानी पढ़ें, ठीक है, तो आपको पता हो कि व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। तो हमने एक्सेलरेशन करनी है। द टोटल मास ऑफ पैराशूटिस्ट वाई इज ट्वाइस द टोटल मास ऑफ टू। तो ये हमारे पास 2m है, ये हमारे पास m है, हमेशा लिखा करें, आसानी होती है। At this moment, the air resistance on parachutist Y is twice the air resistance on parachutist X। तो यहाँ हमारे पास 2Fr लिख सकते हैं, ठीक है। रेजिस्टिव फोर्स हमारे पास 2Fr है और यहाँ हमारे पास Fr है, ठीक है। नाइदर पैराशूटिस्ट हैज रीच इज कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। अब गाइस फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं, देखें जब हमारे पास 2m है तो हमारे पास वेट भी क्या होगा, 2W माइनस 2Fr इज इक्वल टू 2m इंटू ए, राइट। और अगर हम इसके लिए बनाए तो इसका हमारा वेट डाउनवर्ड्स, वेट माइनस Fr इज इक्वल टू ma। अब आप लोग देखें व्हाट डू गाइस थिंक वुड बी द आंसर? अगर मैं इसको फर्द, अच्छा किसी को अगर ये समझ नहीं आया मैंने सब्ट्रैक्ट क्यों किया, तो जब हमारे पास वेट डाउनवर्ड है तो रेजिस्टिव फोर्स हमारे पास ऑफ कोर्स हमेशा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ होगी, इस पे हम लोग करते हैं, ठीक है। F इज इक्वल टू एम ए, एफ नेट इज इक्वल टू एम ही फॉर्मूले को मैंने ओपन किया हुआ है। अब गाइस इधर मैं अगर 2 को कॉमन ले लूँ मेरे पास क्या आ जाएगा, W माइनस Fr, 2 इज इक्वल टू 2 इंटू ma। इधर हमारी जरूरत ही नहीं है, 2 2 कैंसिल, तो देखें इक्वेशन हमारे पास दोनों केसेस में एंड में वही बन रही है। तो व्हाट्स गोना हैपन, हमारे पास इट्स गोना बी द सेम एक्सेलरेशन, हमारे पास सेम होगी, ठीक है। इज दिस क्वेश्चन क्लियर? ठीक है, इज दिस क्वेश्चन क्लियर? चलो आगे चलते हैं। The diagram shows the variation with time of the acceleration of a car. Acceleration time graph. What must the shaded area under the graph represent? अच्छा, एक्सेलरेशन हमारे पास होता है ms-2, ये हमारे पास होता है s। तो ms-2 इंटू एस अगर मैं करता हूँ मेरे पास क्या आता है ms-1।
अब ms-1 हमारे पास क्या होता है किडोस? इट इज वेलोसिटी। मगर इधर एक चीज है, देखें सारे के सारे आपके पास वेलोसिटी है 28 में, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल, इनिशियल। अब ये शो क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? एक्सेलरेशन क्या होता है गाइस? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी। तो ये शेडेड एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द कार। देखिए, अब मुझे क्या सकता है, ये वेलोसिटी है, मैंने सिर्फ इनके यूनिट्स को मल्टीप्लाई किया। वेरी सिंपली व्हाट आई डिड वाज आई मल्टीप्लाइड देयर यूनिट्स। तो मेरे पास ms-1 आ गया, ठीक है। तो हमें ये तो पता चल गया वेलोसिटी। अब कौन सी वेलोसिटी है? ऑफ कोर्स किडोस, मेरे पास अगर एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी का नाम है, ठीक है। अच्छा गाइस, सारे जो मैसेजेस कर रहे हैं ना, मुझे वो करें एवरीवन में प्लीज, ठीक है। तो ये हमारे पास 28 भी आ गया। 29. A stone is thrown horizontally off a cliff and then lands in the sea. Air resistance is negligible. Which statement about the stone's motion is not correct? कौन सी हमारे पास गलत है? ठीक है। अब the final displacement of the stone depends on its initial horizontal velocity. अच्छा, हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ठीक है, 29 में। तो नहीं, इज नॉट करेक्ट। डिपेंड करता है ऑफ कोर्स, जितना मैं तेज फेंकूंगा वो उतना आगे जाएगा। द स्टोन ट्रेवल्स विद अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अंटिल इट हिट्स द वाटर। नहीं, तो पानी में जाके भी वो कांस्टेंट ही रहेगा। चेंज तो आपके पास नहीं होता ना, ठीक है। इज नॉट करेक्ट। अच्छा, नहीं नहीं, सही है, इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट, ये बात करेक्ट है। देखें, हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हमेशा सेम रहता है, ठीक है। हमने नॉट करेक्ट, गलत वाला ढूंढना है। द स्टोन ट्रेवल्स विद एन इंक्रीजिंग वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ऑफ कोर्स, जब वो नीचे गिरता है वेलोसिटी ज्यादा होती है। तो अब ऐसा आंसर हमारे पास डी रहेगी, बट डी भी पढ़ के समझ लेते हैं। The time taken for the stone to hit the surface of the water depends on its initial horizontal velocity. नहीं गाइस, याद रखें, आपके पास जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है, वर्टिकल डिस्टेंस, ये आपके पास किस पर डिपेंडेंट होती है? ओनली वर्टिकल वेलोसिटी। जिनको नहीं पता, वर्टिकल वेलोसिटी इज वी वी, वर्टिक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज वी एच, एंड वर्टिक जो आपको वेलोसिटी होती है, जो टोटल वेलोसिटी, वो वी होती है। एंड अगर फॉर्मूला आपको नहीं पता तो v इज इक्वल टू वी एच स्क्वायर प्लस वी वी स्क्वायर। सही है, वी वी स्क्वायर और अंडर रूट, ठीक है। ये आपके पास, आपके जस्ट मुझे एक सेकंड में, मैं इसको चार्जिंग पे लगाऊं आईपैड। आ गया इस 2 मिनट में, अच्छा।
अच्छा जी गाइस, बैक बैक बैक। So we were on which question? Question number 30, ठीक है? A skydiver leaves a stationary balloon and falls vertically through a long distance. Which graph best represents the variation with the acceleration A of the skydiver with distance S as she falls through the air? तो गाइस ये तो बहुत सिंपल से हमारे पास 30 का आंसर ए होगा। हमारे पास एक्सेलरेशन जब भी कोई चीज़ गिरती है कम होता है, ठीक है? टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास जब जा रही होती है, टर्मिनल वेलोसिटी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, तो pretty sure कोई इशू नहीं होना चाहिए। 31. The curved line PQR is the velocity time graph for a car starting from rest. What is the average acceleration of the car over the first 5 seconds? Average acceleration of the car. So what we can do is we can just find the gradient. देखें velocity time graph है मेरे पास, तो हम लोग क्या करते होते हैं? Gradient of a velocity time graph is equal to acceleration. तो क्या आंसर होगा? The gradient of the line PQ, the gradient of the line tangent at Q, the area below the curve. हम्म उन्हें एवरेज एक्सेलरेशन पूछी हुई है, ठीक है? चले इसमें मैं ज़रा आपको डिटेल में बताता हूँ। द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, स्ट्रेट लाइन पी क्यू वुड बी दी आंसर, बट मैं आपको बताता हूँ डी क्यू नहीं है। देखें, गुड क्वेश्चन अलमास। उनने पूछा हुआ है एवरेज एक्सेलरेशन, उनने ये नहीं पूछा हुआ फाइंड द एक्सेलरेशन एट क्यू। देखा डिफरेंस है ना? उन्होंने एग्जैक्ट क्यू पे नहीं पूछा हुआ। अच्छा 32. A ball is thrown horizontally with a constant speed of 10 meters per second above horizontal ground, ठीक है? 10 meters per second above. The ball hits the ground after 3 seconds. चलो 3 सेकंड बाद वो नीचे गिर गया। 3 seconds, okay, so it took it 3 seconds. Just before it hits the ground. What is the speed of the ball just before it hits the ground? अब मैंने आप लोग बनाए तभी वो like, अलमास, अगर आप क्यू पर टेंजेंट बनाते हैं वो सिर्फ क्यू पे एक्सेलरेशन आपको बताता है, ठीक है? नाउ इधर हमारे पास क्या है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड? क्या स्पीड होगी किडोस? किस तरीके से हम लोग करेंगे? सिंपली देखें, हमारे पास स्पीड इज इक्वल टू वी एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अंडर रूट। अब हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्पीड तो है, हमने वर्टिकल स्पीड फाइंड करनी है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू ओवर टी। एक्सेलरेशन कितनी है मेरे? 9.81। फाइनल स्पीड मैंने फाइंड करनी है। इनिशियल मुझे पता है मेरी जीरो है, वर्टिकल जीरो है, ठीक है, क्योंकि मैंने हॉरिजॉन्टली फेंका हुआ है। ओवर टाइम, टाइम मेरे पास कितना है? 3 सेकेंड्स। व्हाट इज दिस फॉर्मूला? अब्दुल्ला शादी, ये आपके पास स्पीड का फॉर्मूला है ना, अगर आपने किसी भी पॉइंट पे स्पीड फाइंड करनी होती है, ठीक है? किसी भी पॉइंट पे अगर आपने स्पीड फाइंड करनी होती है तो आप ये वाला यूज करते हैं। ना वर्टिकल वेलोसिटी मेरे पास क्या आ जाएगा गाइस? अलमास, वो यही इक्वेशन है, अगर आप उसको यू को उधर ले जाए टी से डिवाइड कर दें। मुझे इसका आंसर बता सकते हैं? 9.81 into 3, वैसे इसका बनना चाहिए 29.63 या 43 एक्चुअली, मेरे ख्याल से ऐसा ही कुछ बनता है। नाउ दिस इज द वर्टिकल वेलोसिटी इस पॉइंट पे 29.43। बट गाइस ये हमारे पास आंसर नहीं है। जुनेद, जो आप 29 कह रहे हैं, दैट इज नॉट द आंसर। उनने पूछा हुआ है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। आपने ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है, आपने स्पीड फाइंड करनी है। देखिए मैं आपको स्टार्ट में कहा है वी एच हॉरिजॉन्टल, वी वर्टिकल स्पीड, वी ये वाला अब हमने फाइंड करना है। तो मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ आप लोगों के लिए आसानी के लिए। तो मैं वैल्यूज पुट कर दूँ 29 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर अंडर रूट। इसका आंसर 31 आना चाहिए, अंडर रूट लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली। हॉरिजॉन्टल होता है वी कॉस थीटा, वर्टिकल होता है वी साइन थीटा, और वी होता है अंडर रूट वी एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अच्छा, इधर मैं आपको एक और बात भी बता देता हूँ। इतना मुश्किल आता नहीं है, बट इन केस कभी आ जाए, अगर वो किसी एमसीक्यू में इनको सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपने डरना नहीं है। तो ये वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला आपको आना नहीं चाहिए, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर वो किसी एमसीक्यू में पुट कर लेते हैं तो आपने डरना नहीं है। वही चीज़ है। देखिए फिजिक्स और मैथ की मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद है ना, कि अगर आप उसको फॉलो करें स्टेप्स को, एंड यू डू करेक्ट मैथमेटिकल फंक्शंस, ठीक है, अगर आपकी मैथ इंड वो कहते हैं इंडिसेस ठीक है, तो आपका कभी आंसर गलत नहीं आता। और आंसर वुड बी 31 इन दिस क्वेश्चन। ये नोट कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
29 के बाद, 29 के बाद मैंने सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को पुट किया। ठीक है। Again, guys, these are for the recording, so I cannot go into a lot of detail. I have to keep it to the surface level enough कि आप लोगों को भी समझ आए और सबका हो जाए. A projectile is launched at an angle above horizontal ground and travels through the air. The projectile reaches its maximum height at position X. Assume that there is no upthrust acts on the projectile. Which diagram shows the direction of the force or forces acting on the projectile at X? तो एक्स पे गाइस हमारे पास कौन सी फोर्सेस एक्ट करती हैं? अब देखें, एयर है तो एयर का मतलब है कि एयर रेजिस्टेंस भी है। बॉल आगे की तरफ जा रहा है तो एयर रेजिस्टेंस पीछे की तरफ होगी। तो एक अच्छा, इससे अगर आप लोग सिर्फ यही कर ले तो गाइस हमारे पास बड़ा सिंपल आंसर आ जाता है, बी आ जाता है। क्योंकि हमारे पास एयर रेजिस्टेंस लेफ्ट की तरफ है, ठीक है। देखिए वेट तो हमेशा होता है और एयर रेजिस्टेंस हमारे पास दूसरी तरफ है। तो प्रीटी सिंपली वो आपके पास आंसर बी आ जाता है, ठीक है। इज दैट क्लियर एवरीवन? इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 34. Which arrow represents the change in velocity of the object? तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास ये है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास ये है, तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या होगा? ये होगा। तो आंसर क्या होगा 34 का? ए। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। अच्छा, अब आगे करते हैं। वेरी हार्ड क्वेश्चन, वेरी हार्ड। A car travels anti-clockwise along a horizontal circular road of radius 12 meter as shown. The car takes a time of 4 seconds to move from position P to position Q. What is the magnitude of the average velocity of the car for the journey from P to Q? P to Q guys हमारे पास कितना है? अगर मैं 2 पाई आर करूँ, 2 पाई आर देखिए मेरे पास सर्कमफ्रेंस है, बट 2 पाई आर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3/4 से भी। क्योंकि देखिए ये पूरा सर्कल नहीं है, ये तीन, 1 2 3 सेक्टर्स और फोर्थ हमारा क्वाड्रेंट रहता है, ठीक है। इसको क्वाड्रेंट्स कहते हैं, 1 2 3 4। फोर्थ हमारा रहता है तो 3/4 है। तो ये हमारे पास 1 हो गया, ये 2 हो गया। जरा मल्टीप्लाई करें, पाई इंटू 12 इंटू 3/2। क्या आंसर आता है? 18 पाई वैसे आता है, ठीक है। Now the question is, what is the magnitude of the average velocity of the car for the journey between P and Q? ओ, ये तो हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड की हुई है गाइस, उन्हें पावर। ये जो मैं क्वेश्चन कर रहा था ये मैं डिस्टेंस के लिए कर रहा था, खैर इसका भी सॉल्व कर लेंगे। ये तो हमने बड़ा सिंपल सा, ये 12 है, ये भी 12 है। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एस ओवर टी। तो ये तो हमारे पास पाइथागोरस आ गया, 12 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ठीक है। एंड टाइम हमारे पास गैस कितना होगा? टाइम उन्होंने दिया हुआ है 4 सेकेंड्स। तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। नहीं नहीं, आपने अब्दुल्ला वो नहीं करना क्वेश्चन, आपको कह रहे हैं वेलोसिटी फाइंड करें। यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी नॉट द स्पीड। सही है, तो 4.2 विच मीन्स के 35 का आंसर हमारे पास ए है। गुड जॉब। ये जो मैं कर रहा था ये मैं, अगर वो कहते हैं वेलोसिटी नहीं कहते, अगर वो स्पीड कहते तो यू वुड हैव टू डू दिस 18 पाई/4। तो उससे भी ऑफकोर्स आपके पास एक आंसर आता। नहीं, डिस्प्लेसमेंट किडो आपने फाइंड करनी होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। तो वो एक स्ट्रेट लाइन हमेशा बनती है, तो ये पाइथागोरस से आपने फाइंड करना है। ये जो आपने फाइंड किया पाइथागोरस, मैंने ये जो लिखा हुआ है पाइथागोरस है, ठीक है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, अंडर रूट 244 आता है, ठीक है। 288 सही। खैर वट एवर, सही है। सर आई डोंट गेट हाउ यू गॉट ए। किडो मैंने अंडर रूट 12 प्लस 12 स्क्वायर को आप सॉल्व करते हैं, आपको जो भी आंसर आता है आप उसको 4 से डिवाइड कर दें। ये डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ये वाली डिस्टेंस होती है। दिस इज जस्ट सिंपल पाइथागोरस का फॉर्मूला अब्दुल्ला। एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला है।
36. Which statement is not a requirement for a pair of forces to obey Newton's third law of motion? जी बताएं. Which statement is not a requirement? 36. The forces act in opposite direction ये है. The forces act on different objects ये भी है. The forces act on objects in contact ये नहीं है. Guys, आपके पास डेफिनेशन क्या है न्यूटन थर्ड लॉ की? Two forces, the force exerted by A on B is equal in magnitude and opposite in direction. Equal in magnitude, opposite in direction, and force exerted on from A on B. तो देखिए कांटेक्ट की तो कहीं यहाँ बात ही नहीं होती. सी आंसर है. 37. Two projectiles X and Y are fired in the air from the same place on level ground and reach the same maximum height as shown. Projectile X is fired vertically upwards and projectile Y is fired at an angle to the horizontal. Air resistance is negligible. Which statement is correct? X and Y are at rest at their maximum heights. 7 को तो आपके पास एट रेस्ट नहीं. देखिए जो एक्स पे होगा गाइस वो एट रेस्ट होगा, बट वाई वाला जो होता है वो एट रेस्ट नहीं होता, वो आगे की तरफ मूव कर रहा होता है. ठीक है. एक्स एंड आर एक्स एंड वाई आर फायर्ड विद द सेम स्पीड. नो दे आर नॉट. इसकी स्पीड अलग होती है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट्स इक्वल होंगे दोनों के. ठीक है. वर्टिकल हाइट है ना, तो वर्टिकल हाइट में आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट्स की बात होती है. वर्टिकल कंपोनेंट्स. ठीक है. एक्स एंड वाई टेक द सेम टाइम टू रिटर्न टू द ग्राउंड. ठीक है. तो 37 क्या आंसर हमारे पास सी है. क्योंकि जब वो एक ही ऊपर हाइट सेम अचीव कर रहे हैं तो वो ऊपर और नीचे गाइस उनका मोशन ठीक होगा. हमेशा याद रखें प्रोजेक्टाइल में आप हमेशा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को अलग रखते हैं. और वर्टिकल हाइट सेम है तो वर्टिकल टाइम भी सेम होगा, मतलब वर्टिकल स्पीड भी सेम है. 38. A small glider moves along a horizontal air track as shown. At each end of the rack, the glider has a perfectly elastic collision with the fixed buffer. The glider moves at a constant speed between collisions, ठीक है? Which graph represents the variation with time t of the velocity v of the glider? ये कंजर्व. और काइनेटिक एनर्जी कैसे कंजर्व हो सकती है? सिर्फ जब मेरे पास स्पीड सेम हो. तो 38 का आंसर है डी. 39. A person stands on the edge of a high cliff that is next to the sea. The person throws a stone vertically upwards. Air resistance acts on the stone. The stone eventually hits the sea. Which velocity time graph best shows the variation or shows the motion of the stone from when it is released until it hits the sea? पहले वर्टिकली अपवर्ड है तो पहले स्पीड कम होनी चाहिए. ठीक है. फिर जब वो नीचे गिरता है तो स्पीड क्या होगी? इंक्रीज होगी. तो गाइस 39 का आंसर सिंपली आपके पास क्या है? देखें. नेगेटिव वेलोसिटी ऊपर की तरफ फेंका. नहीं नहीं, देखें. स्पीड यहाँ वेलोसिटी है. तो वेलोसिटी पहले नेगेटिव से शुरू हुआ. ठीक है. नेगेटिव था हमारे पास क्योंकि ऊपर की तरफ है. फिर आया जीरो पे. और फिर नीचे जब आया तो पॉजिटिव हो गया और फिर वो इंक्रीज करता रहेगा करता रहेगा. ठीक है. अगर स्पीड होता आंसर सी था. अगर नहीं, सी भी नहीं था. अगर स्पीड था आंसर डी था. अगर हमारे पास वेलोसिटी है तो आंसर बी है. ये बड़ी छोटी सी बात होती है guys, हमेशा याद रखना है. ठीक है. 40. The graph shows the variation of the velocity v of the particles with time t. Which graph shows the variation of the velocity v with the acceleration a of the particle? तो ये velocity क्या हो रही है guys हमारे पास? इंक्रीज हो रही है. ठीक है. वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है बट कांस्टेंट इंक्रीज आ रहा है.
विच ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ द वेलोसिटी v विद द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो एक्सेलरेशन देखिए, अब हमारे पास नीचे ग्राफ पे एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है यहाँ, कांस्टेंट। तो जिस ग्राफ में आपके पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है वो आंसर है, जिसका मतलब है हमारे पास आंसर है डी। ठीक हो गया। ठीक है guys। The graph shows the vertical velocity of a parachute during the first 20 seconds of her jump. Approximately, how far does she fall before opening the parachute? Parachute उसने किस पॉइंट पे खोला हुआ है, इस पॉइंट पे खोला है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगल बन गया, ये मेरे पास एक ट्राइंगल बन गया, ठीक है। तो इसको, ये अगर 9 है मेरे पास और ये मेरे पास 9 से अगर मैं 14 तक भी करता हूँ, तो मैंने लाइन टेढ़ी ले आया हूँ, ये इधर आएगी 14। तो ये 5 हो गया और हाइट 60 है, ठीक है। तो 60 × 5, ये तो 300 हो गया, ठीक है। फिर 1/2 इंटू, ये हमारे पास 60 है, इंटू 9, 30 × 9 होता है हमारे पास 270। तो 300, 270। तो हमारे पास आंसर तो गाइस बड़ा सिंपल से 41 का आ रहा है, बी, 570। ठीक है, 570, 42। गिव दिस अ रीड गाइस, गिव दिस अ रीड। जी, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन गाइस। A car travels on a circular track at a constant speed of 0.5, ठीक है। It passes a point on the track at time t and takes 40 seconds to travel around। अच्छा, 40 सेकंड में पूरा वापस आता है, ठीक है। The magnitude of the average velocity of the car between 0 and 20। तो 0 इधर से अगर शुरू करिया करिया, इधर ये 20 है, इधर ये फिर 40 है, ठीक है। उसकी स्पीड है 0.5, ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी इधर हमारे पास 0.5 से कम होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कम होती है डिस्टेंस से। और 40 पे हमारे पास क्या होगा किडोज, मुझे बताएं। 40 में हमारे पास एवरेज, नो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी, वो पूरा घूम के अपनी पोजीशन पे आ गया। तो एवरेज वेलोसिटी एट 40 वुड बी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, बट डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है, तो टाइम मेरे पास जितना भी हो तो जीरो। आंसर ए है। यमुना, आप मेरी वाली स्टूडेंट, यू आर द सेम यमुना, राइट, जिनने मुझसे पढ़ा था अभी रिसेंटली। ऐसा ही है। सही है किडोस। हमारे पास आंसर 0.5 से कम होना चाहिए, कम क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस डिक्रीज होगी ना, डिस्प्लेसमेंट है। और फिर 40 पे हमारे पास फिर वो जीरो ही हो जाता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। 43। Which graph would represent the displacement s of the object from time t is equal to 0 time t is equal to capital T, ठीक है। चाहिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। देखिए वेलोसिटी पहले मेरे पास नहीं गाइस, ये देखें,
डिस्प्लेसमेंट पहले पास ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, फिर नेगेटिव, तो हाँ ठीक है, गुड गाइस, गुड गाइस। आंसर हमारे पास 43 का ए है, वाई। देखें पहले हमारे पास ये सारी की सारी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, तो ये देखें ये ऊपर जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। फिर ये सारी नेगेटिव है, देखें ये वापस नीचे आ रहा है। 43 का आंसर है ए। 44, in which region is the force due to air resistance much greater than the weight of the parachutist? अच्छा guys, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, ये एज अ टीचर भी मैं काम करता हूँ, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ फिर मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। इससे होता ही है कि एटलीस्ट आई नो व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इन द क्वेश्चन, ठीक है, इन द स्टेटमेंट। आप लोगों ने नोटिस किया होगा मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ। इन विच रीजन इज द फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस मच ग्रेटर इन द वेट ऑफ द, तो ऊपर देखते हैं, अब पैराशूट फॉर्स सही है, ड्यूरेशन टाइम, एयर रेजिस्टेंस इज मच ग्रेटर। एयर रेजिस्टेंस गाइस 44 में हमारे पास एक ही पॉइंट है, वो है सी, कि जब ये पैराशूट खोलता है इस टाइम पे, पैराशूट जब खुला, जिस पॉइंट पे पैराशूट खुलता है गाइस उस पॉइंट पे आपका एयर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। 45, which graph shows VH and VV? अब VH और VV क्या है? A stone is projected horizontally at time t is equal to 0 and falls. Air resistance is negligible. The stone has a horizontal component of a velocity VH and a vertical component of VV. Which graph shows how VH and VV? अच्छा VH तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, और VV हमारे पास क्या है? वर्टिकल वेलोसिटी। अच्छा उससे फॉल कर रहा है, ठीक है, और हमारे पास क्या है? एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेजिबल, फिर तो स्ट्रेट है, तो 45 का आंसर इज सिंपली गोना बी ए। ए क्यू होगा, देखें हॉरिजॉन्टल मेरे पास कांस्टेंट है, वर्टिकल मेरे पास इंक्रीज कर रही है, ठीक है, ठीक है जी। 46, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, अगर किसी को इशू है पूछ ले, मैं वी एच इधर है तो ये गलत है, वी एच इधर दोनों में कांस्टेंट है, बट ये डिक्रीज हो रहा है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, बाकी सारे हैं ही गलत। 46, a cyclist in still air pedals as hard as she can. She reaches a maximum speed. However, after a certain time, her maximum speed increases. What could the possible cause? सही है। तो 46 का आंसर गैस क्या होगा? हम्म, वो पहले अपनी पूरी कोशिश कर रही है, ठीक है, एंड शी इज एट her टॉप बेस्ट स्पीड। अब ऐसा कौन सी इनमें से चीज होगी जिसमें उसकी स्पीड और खुद ब खुद तेज हो जाए? एक ही है वैसे गाइस, डी, शी स्टार्ट्स टू ट्रैवल डाउन हिल। ऑफ कोर्स वो डाउन हिल जब जाएगी तो उसका जो वर्टिकल जो कंपोनेंट ऑफ वेट होगा वो उसको प्रोपेल करेगा डाउनवर्ड, उसको पुश करेगा डाउनवर्ड्स, ठीक है। बाकी तो इन टू विंड रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, और इससे कोई इससे भी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। 47, a camera drone of mass 1.2 kilogram hovers at a fixed point above the ground. The drone has four propellers. In a time of 1 second, each propeller pushes a mass of 0.4 kilograms, ठीक है, downwards. Assume that the air above the propellers is stationary. What is the speed of the air leaving each propeller? अच्छा, तो ऊपर हमारे पास कांस्टेंट है स्पीड, ठीक है, तो हम लोगों ने फाइंड करना है हमारे पास नीचे कितनी स्पीड निकल रही है, व्हाट इज स्पीड ऑफ द एयर। तो इस पे हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, मास हमारे पास 1.2 है, हर सेकंड गए इधर हम हमने लगाना है 0.4 ईच प्रोपेलर, ठीक है, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4 डाउनवर्ड्स, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड लिविंग ईच प्रोपेलर, ठीक है, टोटल हमारे पास हो गया 1 पॉइंट, मेरा गैस पेन की चार्जिंग खत्म हो गई है, हमारे पास टोटल कितना है, 1.6 किलोग्राम्स हम लोग डाउनवर्ड्स कर रहे हैं। अब हम लोगों ने देखना है कि हम लोग कितनी फोर्स कर सकते हैं इससे। 47,
इसमें गैस कौन सा फॉर्मूला लगेगा, व्हाट डू यू गैस थिंक? नहीं, प्रोपेलर्स एयर को डाउनवर्ड पुश करेंगे जिसकी वजह से न्यूटन की थर्ड लॉ की वजह से एयर ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ पुश करेगा। ठीक है। अगर वो अपवर्ड पुश करते हैं तो वो खुद नीचे जाएंगे। वो आप लोगों ने देखा होगा मूवीज में, कार्टून में होता था कि वो पानी का होज खोलता था। तो होज अगर पानी आगे की तरफ जा रहा है तो बंदा पीछे की तरफ जाता है, क्योंकि पानी का प्रेशर जब आगे की तरफ है फोर्स, तो पिछला उल्टा होता है। ठीक है, ये याद रखिए। बताएंगे इसका क्या करेंगे, मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा। कैमरा डोन ऑफ मास 1.2 सही है ना, हम चेंज इन मोमेंटम ही कर सकते हैं फिर। देखिए गाइस, ऊपर हमारे पास स्टिल है ना, तो हमारे पास u जीरो होगा, तो F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम एम वी माइनस एम यू ओवर टी। टी मेरे पास वन है, ठीक है। अब मैंने फाइंड करना है बेसिकली v। मास भी मुझे पता है, मेरे पास टोटल मास कितना है 1.6। अच्छा, मैं सबके लिए ले रहा हूँ, अलग अलग फाइंड करने से बेहतर है हम सबके लिए एक साथ कर लें। 1.6 इंटू वी। अब टोटल फोर्स हमारे पास अपवर्ड कितनी है, ये ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है, ये अपनी जगह पे हमारे पास है, फिक्स्ड पॉइंट है। तो गाइस टोटल हमारे पास फोर्स डाउनवर्ड कितनी है, 1.2 इंटू 10, 12 न्यूटन वेट। इसका वेट कितना है, 12 न्यूटन। हमने फाइंड करना है कितना हमारे पास, कितनी हमें स्पीड चाहिए कि ये 12 न्यूटन हमारा पूरा हो जाए। तो 12 इज इक्वल टू 1.6 इंटू वी, एंड वी इज इक्वल टू 7.36। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन हमारा फोर्स एफ से ही था ना, तो अब लोग हमारे पास फोर्स के तीन चार फॉर्मूले, एफ इज इक्वल टू एम ए, या ये जो मेन हम यूज कर सकते थे इस क्वेश्चन में, बट वो प्रेशर की कोई बात नहीं हुई थी, तो बाकी दो ही रह जाते हैं हमारे पास। A box rests on earth as shown. Newton's third law describes how forces of the same type act in pairs. One of the forces of a pair is the weight W of the box. Which arrow represents the other force on this pair? देखें, W है तो W के ऑपोजिट हमेशा हमारे पास क्या आना चाहिए, A आएगा। अब A क्यों आएगा, ये गलती इधर हर बंदा कर लेता है, कोई और चूज कर लेता है। वेट क्या है, ग्रेविटेशनल है, इट इज अ पुल फोर्स, तो ग्रेविटी के खिलाफ ग्रेविटी होनी चाहिए। बॉक्स अर्थ को अपनी तरफ खींचता है, जो मैंने कल आप लोगों को बात समझाई थी। वाई नॉट बी? बी देखिए, बी ऑब्जेक्ट अपने को ऊपर फेंक रहे, अर्थ के सेंटर से होता है। हम वेट याद रखिए, हम लोग हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से करते हैं, ठीक है। एक पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट से हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। 49, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट? मास हमारे पास क्या है, द फोर्स ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस ड्यू टू ग्रेविटी, द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट टू चेंज इन मोशन। सी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, मोमेंट लॉ ऑफ इनर्शिया। एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, a submarine of a total mass of 3,200 kilograms is at rest underwater. The total mass of the submarine is suddenly decreased by 200 kilograms by pumping water out of the submarine horizontally in a negligible time. The upthrust acting on the submarine is unchanged. ठीक है? What the change in the total weight of the submarine causes it is to accelerate vertically upwards. What is the initial acceleration of the submarine? अब गाइज वो एक्चुअली 3200 किलोग्राम का था, ठीक है। जब वो 3200 का था तो हमारे पास अपवर्ड एंड डाउनवर्ड वाज इक्वल। 3200 इंटू 10 कर लेते हैं, तो डाउनवर्ड हमारे पास 32,000 न्यूटन था, और अपवर्ड भी हमारे पास 32,000 न्यूटन था, ठीक है, क्योंकि वो अपनी जगह पे ही था। अब गाइज मैंने क्या किया, मैंने सिंपली 200 किलोग्राम्स कम कर लिया, मतलब मैंने 2000 न्यूटन कम कर दिया डाउनवर्ड। तो मेरे पास डाउनवर्ड कितना रह गया, 30,000 न्यूटन, राइट। So 32,000 Newton minus 3,000, 30,000 न्यूटन इज इक्वल टू 3,000, क्योंकि अब उसका मास कितना रह गया, एफ इज इक्वल टू एम ए, कितना मास रह गया, 3,000 रह गया, राइट। इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, डिवाइड कर देंगे, 10 आंसर आना चाहिए समवेयर। क्योंकि हम लोगों ने वैल्यूज 10 यूज की हुई है, तो हमारा आंसर 50 का, 50 का आंसर शुड बी, नहीं मैंने कुछ गलत किया, एक सेकेंड, ओ सॉरी, 32,000 minus 30,000 is 2,000. 2,000 is equal to 3,000 into A.
एक आंसर आता है 0.654। एंड द आंसर इज बी, 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 बी। एंड विद दैट गाइस वी आर डन फॉर टुडे। आज के हमारे पूरे एमसीक्यूज हो गए हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, गपशप लगाते हैं थोड़ी